बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। आइए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 32वां क्लास किए थे। सभी क्लास में आप सभी को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो ALP के एग्जाम में आने वाले सभी संभावित प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। यह क्लास टोटली RRB ALP पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी ALP का एग्जाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लास को अंत तक देखें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि RRB ALP टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी यहाँ डेली क्लासेस होती हैं वह आप तक मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर रहा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कमेंट करके कि इसके कौन सी आंसर सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम से यहाँ पर अभिक्रिया कराया गया, तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या है, कॉपर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये अभिक्रिया जो है यह संभव होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो कैल्शियम है, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो कैल्शियम है ये कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा कैल्शियम जो है यहाँ पर कैल्शियम अभिक्रिया कर कॉपर को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। ये नए यौगिक का निर्माण करता है। तो ये जो पहला जो है अभिक्रिया ये संभव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए धातु की क्रियाशीलता का जो श्रेणी है, सबसे पहले कौन आता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम। इससे क्रियाशील कम कौन है, तो सोडियम। फिर इससे क्रियाशील कम कौन है, तो हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। इससे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा, तो मैग्नीशियम। इससे कम क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, तो एल्युमिनियम। इससे कम हो जाएगा क्या, तो जिंक Zn। ठीक है, इससे कम हो जाएगा Fe फेरस। इससे कम क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा Pb लेड। इससे कम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन। इससे कम क्या होगा, तो इससे कम हो जाएगा कॉपर। ठीक है, इससे कम क्या होगा, कॉपर। इससे कम क्या हो जाएगा फिर Hg, यानी पारा जो होता है ये हो जाएगा कॉपर से भी कम हो जाएगा क्रियाशील। ठीक है, इससे कम क्या होगा, तो Ag यानी चांदी। ठीक है, और इससे कम हो जाएगा क्या, तो Au यानी औरम यानी सोना। जो सोना होता है ये सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा। तो ये रहे आपके क्रियाशीलता, धातु की जो क्रियाशीलता है इसकी श्रेणी। सबसे ज्यादा कौन सा क्रियाशील है, तो पोटेशियम हो जाएगा सबसे ज्यादा क्रियाशील, और सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा औरम यानी सोना जो है सबसे कम क्रियाशील धातु हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि यह कोशिकीय सामग्री का भंडार है। ऑप्शन सी, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों को बचा सकता है। ऑप्शन डी, क्योंकि यह कोशिका का ऊर्जा घर है, यानी पावर हाउस है, इसलिए यह विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको विलक्षण, विलक्षण यानी होता है वेयर्ड कोशिकांग माना जाता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए
इन्हीं कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, इसी कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। देखिए, पूछता है एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम दिया था सी बेंडा ने। किसने दिया था, तो सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द्विस्तरीय झिल्ली है, डबल स्टेज मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस। किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ ऊर्जा गृह कहते हैं कोशिका का। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जो प्लास्टिड पाए जाते हैं उसमें भी डीएनए पाए जाते हैं। इतना बात आप लोग को पता होना चाहिए। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है क्या बनाने में, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये क्लोरीन गैस का प्रयोग करके बनाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है इसका निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने, जिसे हम लोग स्लेक्ट लाइम कहते हैं, ठीक है, इस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरिनेटेड लाइम भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। देखिए, कुछ हम लोग जान लेते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर आया है तो ब्लीचिंग पाउडर के गुण क्या होते हैं, तो यह हल्के पीले रंग के होते हैं। कैसा, तो हल्का पीला। कैसा होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो हल्का पीला होता है इसका गुण। ठीक है, और क्या होता है, ये जल में अल्प विलय, यानी पूरे तरीके से जल में विलय नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्प विलय, अल्प विलय होता है ये। और क्या होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अगर जल में ये विलयन होगा तो ये किस कलर का दिखेगा, तो ये दिखेगा दूधिया कलर का। किस कलर का, तो दूधिया कलर का दिखेगा। ठीक है, और इसमें क्लोरीन की गंध पाई जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्लोरीन की गंध पाई जाती है। चलिए, इतनी बात तो जान गए। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग जान लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है जल के शुद्धिकरण में, जल को साफ करने में, शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म का निर्माण में क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी ओर है। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा, ऑप्शन ए सिडेराइट, ऑप्शन बी मोनोजाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी बक्साइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जो बक्साइट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो बक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। ठीक है, यह इसका बक्साइट का सूत्र हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार बक्साइट का सूत्र भी पूछ लेता है। ठीक है, और एल्युमिनियम के संबंधी हम लोग कुछ जानकारियां जानते हैं। चलिए, यहाँ पर एल्युमिनियम आया है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 13, यानी 13। और ये 13वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का, तो 13वें वर्ग का भी तत्व है। और यह तृतीय आवर्त का तत्व है। कौन सा पीरियड में आता है, कौन सा आवर्त में, तो ये तीसरा आवर्त का तत्व है। ठीक, ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये जो हेमेटाइट है और सिडेराइट, ये सब किसका अयस्क है, तो यह लोहा का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा
धमनी की भित्तियों पर प्रकुंचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है? ऑप्शन ए आलिंद के शिथिलन में, ऑप्शन बी निलय के संकुचन में, ऑप्शन सी निलय के शिथिलन में, ऑप्शन डी अलिंद के संकुचन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए इसका जो हो जाएगा, निलय के संकुचन चरण के दौरान रक्त धमनी द्वारा भित्तियों पर जो प्रकुंचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है। कब? तो निलय के संकुचन में। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निलय के संकुचन में जो धमनी की जो भित्तियों पर प्रकुंचित रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर जो है यह आरोपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कुछ जान लेते हैं। जो दायां निलय है यानी राइट वेंट्रिकल से फुसफुस धमनी निकलकर फेफड़ों में पहुंचती है, जिसमें अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, यानी जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, और बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बड़ी जो रुधिर नलिका है ये निकलती है, जिसे महाधमनी यानी एरोटा कहते हैं। और महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीकृत रक्त यानी ऑक्सीजन से जो रक्त प्रवाहित होती है ये करता है। ठीक है, और मानव जो हृदय होता है इसका सबसे मोटा भाग कौन सा होता है? तो यह बायां निलय होता है। जो बायां निलय जो होता है ये सबसे मोटा भाग होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि हृदय का, मानव हृदय का सबसे मोटा भाग कौन सा है? तो बायां निलय, इसका जो भित्ति होती है ये सबसे मोटी होती है। तो इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन मैग्निफिकेंस को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको ऑप्शन यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, इसके द्वारा जो उत्पन्न, ठीक है, आवर्धन होता है यानी मैग्निफिकेंस होता है, यह किसके बराबर होता है? तो यह हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन एक से छोटा होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस जो होता है, यह मैग्निफिकेंस क्या होता है? तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, लेकिन क्या होता है, मैग्निफिकेंस जो है ये एक से क्या होता है, एक से हमेशा क्या होगा, हमेशा एक से छोटा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। देखिए उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग जान लेते हैं। जब यहाँ पर उत्तल दर्पण आया है तो उत्तल दर्पण का हम लोग कुछ उपयोग जान लेते हैं। तो साइड मिरर में, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा हो जाएगा स्ट्रीट लैंप, जो सड़क पे जो लैंप लगाया जाता है उसके लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एटीएम मशीन के ऊपर आप लोग जब पैसा निकालने गए होंगे तो जब आप लोग ध्यान से देखे होंगे कि एटीएम मशीन के ऊपर एक गोल सा उठा हुआ यहाँ पर दर्पण लगाया जाता है, जिसे हम लोग एटीएम के ऊपर उत्तल दर्पण ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग ख्याल कीजिएगा कि एटीएम मशीन के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और क्या होता है, तो विजिलेंस जो दर्पण होता है इसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? चलिए पहले हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं कि देखिए ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हम लोग ये यहां पर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण, और इसका जो अक्ष के सीधे सीधे जो बीच में जो इसका पॉइंट है यही हो जाता है पोल यानी ध्रुव। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसी मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण, मान लीजिए यहां से आपतित प्रकाश किरण यहां से प्रवेश की, और क्या होता है, यह सीधे ही गुजर जाती है। ठीक है, तो किसी उत्तल दर्पण के अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? यहां पर तो कोई एंगल बना ही नहीं, तो ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह हमेशा ही क्या होता है, तो उभड़ा हुआ रहता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश प्रकाश की किरण बिना परिवर्तन के क्या होता है, सीधे गुजर जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, एक उत्तल लेंस का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जब निर्मित करेगा कि जब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो 2f से परे होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है ये f2 एवं 2f2 के बीच प्रतिबिंब बनता है। कैसा, तो उल्टा, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 एम्पियर की धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 5 मेगावोल्ट, ऑप्शन बी 1.25 मेगावोल्ट, ऑप्शन सी 1.25 वोल्ट, ऑप्शन डी 5 वोल्ट। देखिए, ये न्यूमेरिकल है। आरआरबी एलपी में साइंस न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न आपको साइंस न्यूमेरिकल का देखने को मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। इसीलिए आप सभी को हम न्यूमेरिकल भी कराते जा रहे हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि जो विभवांतर है, क्या पूछा है यहाँ पर, विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर का सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर। ये इसका सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर। यानी I क्या है, I है विद्युत धारा और R क्या है, प्रतिरोध है। तो इसका हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, गिवन दैट क्या दिया है, 2.5 एम्पियर। ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.I विद्युत धारा जो है ये 2.5 मेगा एम्पियर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, प्रतिरोध कितना दिया है, तो धारा का प्रतिरोध है 2 ओम, 2 ओम इसका प्रतिरोध है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 मेगा एम्पियर इक्वल टू 10 का पावर -3 एम्पियर होता है। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 का पावर -3 से क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके वोल्ट में निकलेगा। तो हम लोग कितना होगा, 2.5 इंटू 2 कर देंगे, कितना 2.5 का डबल कितना होता है 5। ठीक है, और इंटू 10 का पावर -3 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 मेगा वोल्ट, 5 मेगा वोल्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग डिराइव करेंगे। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि विभवांतर बराबर कितना होता है, विभवांतर इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर। आई क्या है, विद्युत धारा, आर है प्रतिरोध। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है, जब कोयला को और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब कोयला और पेट्रोलियम को, कोयला को भी और पेट्रोलियम को जब अपर्याप्त वायु मिलती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी में जलाया जाता है, तो प्रदूषणकारी जो हानिकारक गैस उत्पन्न होती है यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है, उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। ठीक है, जहरीली गैस है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज्यादा तीव्रता से हीमोग्लोबिन, जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके इसके ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देता है। ठीक है, और इस गैस के प्रभाव से क्या होता है, मनुष्य की श्वसन क्रिया रुकने लगती है और अंत में व्यक्ति का प्राणतः हो जाता है, यानी व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, यह बहुत ही विषैला और जहरीला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप लोग क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर करके पूछें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।